Good morning. Today is 7th October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. Our first article is regarding the liquor ban in the Bihar and we have already discussed this article. शराबबंदी का आर्टिकल हमने परसों डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में और जो बाकी थोड़ा बहुत बचा है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो हम ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे. नो यूज फॉर अस टुडे. जो अगला आर्टिकल वो हमारा है, उस आर्टिकल कंटेक्स्ट क्या है. यूनियन गवर्नमेंट ने HIV एंड एड्स बिल 2014 अप्रूव कर दिया है. HIV एंड एड्स बिल 2014. इस बिल का पर्पज क्या है? इस बिल का पर्पज यह है कि यह उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करेगा जो लोग एड्स या HIV सफरर्स से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर किसी तरह का इक्वलिटी नहीं रखते उनके साथ में, उन लोगों को पनिश करेगा ये लॉ. इंफॉर्मेशन क्या है इस्लाम में? देखिए, हम आर्टिकल कोई भी आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं तो इस फॉर्म में हम डिस्कस कर सकते हैं. पहले कंटेक्स्ट जैसे ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी ये HIV एंड एड्स बिल पास कर दिया है. अब कोई इंफॉर्मेशन इस बिल के बारे में, इंफॉर्मेशन तो काफी सारी हो सकती है, लेकिन जो इस आर्टिकल में दी गई है वही अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. इससे क्या होगा? देखिए, दो तरह की इंफॉर्मेशन इसमें है. एक तो HIV के खिलाफ में अभी ग्लोबल अटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यानी एड्स के खिलाफ में ग्लोबल अटेंशन बहुत ज्यादा है. अफ्रीका में ये बहुत तेजी से फैल रहा है, वहाँ बहुत सारे NGOs और इंडिया में बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं इसको हटाने के लिए. तो ग्लोबल अटेंशन यानी जागरूकता और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. और दूसरा, यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ने माना है कि नेशनल जो हमारी एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने माना है कि अभी पिछले 10 सालों में, लास्ट डेकेड में जो एड्स है वो डिक्लाइन कर रहा है और इसके केसेस में कमी आ रही है. तो इसके प्रो क्या है? डेफिनेटली प्रोज तो बहुत ज्यादा है. इसके प्रोज है कि थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा. यहाँ देखिए, हर एक आर्टिकल को हम ऐसे डिस्कस करेंगे, मतलब जिस आर्टिकल को हम डिस्कस कर सकते हैं सबको इस फॉर्म में डिस्कस नहीं कर सकते हम. कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन, प्रोज, कॉन्स एंड सजेशंस, जो भी आर्टिकल इस दृष्टि से डिस्कस कर सकते हैं उनको करेंगे. प्रोज देखिए इसके क्या है, थाउजेंड ऑफ फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा. कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनके जैसे जो एड्स से सफर कर रहे हैं, उनको ना तो कहीं एजुकेशन में एडमिशन मिलता है, उनको जॉब्स में दिक्कत आती है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उन सोसाइटी के अंदर में. तो लाखों और जो हजारों फैमिलीज हैं उनको इसका लॉ का फायदा मिलेगा. और कौन क्या है इस जो लॉ में? क्या है कुछ ऐसा नुक्स या लकुना है? देखिए, इस लॉ में क्या है, जो हमारी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो कैलकुलेशंस का यूज करके, यानी इंश्योरेंस का लेकुना यहाँ पे है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैलकुलेशन का यूज करके प्रोडक्ट की एक्सेस को लिमिट कर सकती है उन जो विक्टिम्स है उनके लिए. यानी इंश्योरेंस का अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया इस लॉ में. और अब बात आती है सजेशंस की. सजेशन कौन कौन से हो सकते हैं? सजेशंस इसमें कई दिए गए हैं. सबसे बड़ा सजेशन तो ये है कि यह लॉ तभी काम करेगा जब जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो अच्छा होएगा. तो सबसे पहले तो हमें अपना पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि देखिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा तभी तो एक्टिव मॉनिटरिंग होगी, कौन एड्स से सफर कर रहा है और उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा. जब तक पब्लिक हेल्थ सिस्टम अच्छा ही नहीं होगा तो इलाज करवाने लोग आएंगे नहीं, लोगों का पता ही नहीं लगेगा, अच्छे से टेस्ट नहीं होगा कि कौन एड्स से सफर कर रहा है. अभी एक स्टिग्मा अटैच्ड है, यानी सोसाइटी के अंदर में अगर किसी को पता लगता है कि इस बंदे के साथ में एड्स है तो लाइक उसने क्या ही कर दिया. देखिए, एड्स सिर्फ सेक्सुअल डिजीज से नहीं होता है, एड्स और भी कई तरह के डिजीज से होता है. सोसाइटी में अभी इस तरह की अवेयरनेस नहीं है. और एड्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, आपको हाउसिंग की एक्सेस नहीं मिलेगी, यानी आप किसी सोसाइटी में घर नहीं ले सकते, आपको हेल्थ केयर नहीं मिलेगा. ये सब कुछ भी मतलब नहीं है एड्स होने का. एड्स का मतलब एड्स तभी तो ये बिल लाया गया है ताकि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए. और शिकायतों के लिए एक ओम्बड्समैन गठित किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट फाइंडिंग से गवर्नमेंट को सीखना होगा. ये सब सजेशंस हैं. यानी पहला सजेशन ये कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अच्छा करो. दूसरा सजेशन ये कि ओम्बड्समैन बनेगा शिकायतों की निजात के लिए, उनकी शिकायतों के बंटवारे के निपटारे के लिए, यानी ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए. तो गवर्नमेंट को उनकी रिपोर्ट से कुछ सीखना पड़ेगा ताकि किस तरह की ज्यादा दिक्कतें उनको आती हैं ताकि उसी तरफ ध्यान दिया जा सके. देखिए, दो तरह की ये बिल क्या करता है, बिल दो तरह की प्रॉब्लम्स को रोकता है. एक तो क्या होता है कि उनको डिस्क्रिमिनेशन से रोका जाए, जो डिस्क्रिमिनेशन आज उनके साथ में होता है उनके साथ को रोका जाए. दूसरा केवल स्प्रेडनेस को रोका जाए कि एड्स ना ही फैले, इस तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान दे. तो दोनों के लिए गवर्नमेंट को हाई कमिटमेंट चाहिए. ये आसान काम नहीं है. गवर्नमेंट सिर्फ लॉ पास करने से काम नहीं चलेगा, एक हाई कमिटमेंट चाहिए गवर्नमेंट को इसके प्रति. और अब देखिए, आजकल क्या है, रीजनल वेरिएशंस हैं. रीजनल वेरिएशंस कैसे? देखिए, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है इस तरफ में. कुछ स्टेट्स में अभी भी बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं और विक्टिम्स की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक और बहुत ही खराब है.
तो एक रीजनल वेरिएशंस को कम करना पड़ेगा, जहां जहां स्थिति ज्यादा खराब है वहां गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अभी इससे क्या है, कम्युनिटी के पास में भी एक मौका है। कम्युनिटी के पास में मौका ये है कि अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पर फोकस कर सकते हैं। देखिए अभी तो ये बिल पास हुआ है, बिल मतलब कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसको, लेकिन अगर कम्युनिटी एक अच्छी अप्रोच अपनाए और गवर्नमेंट को फोर्स करे तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी के क्लास को भी फोकस कर सकते हैं इसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अगर कोई भी पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इनकी जो एड्स के विक्टिम्स हैं, एड्स के विक्टिम्स की अगर पहचान को उजागर करता है पब्लिक में, यानी उनकी पहचान को पब्लिक में बताता है, तो उनको पनिश किया जाएगा और उनके खिलाफ में कार्रवाई करी जाएगी और उनके कानून में इनके खिलाफ में एक सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो ये सारे सजेशंस थे। पहला पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अच्छा करो, दूसरा क्या था एक्टिव मॉनिटरिंग, और तीसरा क्या था कि हाई कमिटमेंट चाहिए, रीजनल वेरिएशंस को कम करो, और कम्युनिटी के पास मौका है कि एक हाई जो वो है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लास के लिए भी अब असर्ट करें। ये सारे सजेशंस हैं। अब जो अगला आर्टिकल हमारा है वो लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। काफी अच्छे पॉइंट्स तो इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन का मुद्दा फिलहाल ज्यादा सुर्खियों में है नहीं, बस एक सिंगूर की जजमेंट आई थी। तो कंटेक्स्ट क्या है इसका? कंटेक्स्ट ये है, जब सीपीआई की गवर्नमेंट थी, लेफ्ट गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल में, तो उन्होंने टाटा कंपनी के लिए, नैनो के लिए एक लैंड एक्वायर किया था 1000 एकड़ का सिंगूर में। तो वो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब चलता चलता यानी फार्मर्स ने इसके खिलाफ में पिटीशन की थी कि वो लैंड एक लॉफुली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार नहीं एक्वायर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस जो लॉ एक्विजिशन हुआ था उसको इनवैलिडेट कर दिया है, यानी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छे से लैंड सही प्रोसेस के तहत लैंड एक्वायर नहीं किया, तो अब ये सारी की सारी प्रोसेस इनवैलिडेट हो गई है और किसानों को उनका लैंड लौटाया जाए। तो इस केस का नाम क्या था? इस केस का नाम था केदारनाथ वर्सेस में वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस। अब देखिए जजेस में, इस पूरे जजमेंट में जजेस में एक बात कंसेंसस उभर के आई कि जो लैंड एक्विजिशन इस केस में हुआ है वो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स है। और किस एक्ट के तहत इसमें लैंड एक्विजिशन हुआ था? 1894। देखिए अभी तो लैंड जो एक्विजिशन एक्ट है वो चेंज हो गया है, 2013 आ गया है। इस 2013 के एक्ट का नाम क्या है? राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। आप इतना बड़ा नाम मत लीजिए, शॉर्टकट में इसको LARR 2013 एक्ट। लेकिन जब ये सिंगूर के लिए लैंड लिया गया था, ये तो 2005 के आसपास लिया गया था, तब तो जो लैंड एक्विजिशन होता था वो 1894 लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ही होता था, और ये 2013 में नया लैंड एक्ट आ गया है। तो ये जजमेंट जो आई है वो यही देखा है कि उन्होंने 1894 लैंड एक्विजिशन के एक्ट के अनुसार लैंड एक्वायर किया गया था या नहीं। और अभी तो देखिए 2013 का नया एक्ट आ गया है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं इसको क्या है। देखिए ये जजमेंट सिग्निफिकेंट है 2 दृष्टि से। एक तो कि स्टेट किस एक्सटेंट तक जा सकता है लैंड एक्वायर करने में, स्टेट की एक्सटेंट क्या होनी चाहिए, और दूसरा जो पब्लिक पर्पज की बात करते हैं कि पब्लिक पर्पज के लिए लैंड एक्वायर किया जाता है, तो पब्लिक पर्पज को क्लैरिफाई करना कि क्या मतलब पब्लिक पर्पज एक्चुअली है क्या। और इसमें दो और जो दूसरे इश्यूज थे, एक स्टेट एक्सटेंट, एक पब्लिक पर्पज, और जो इसमें दूसरे इश्यूज यानी 1894 एक्ट के ही दूसरे इश्यूज थे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1894 एक्ट है ही नहीं तो इसके इश्यूज डिस्कस करने से क्या फायदा, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1894 में भी 2 एक इश्यू था, एक तो सेम पब्लिक पर्पज क्या क्लैरिफाई करो, क्या एक्सटेंट होना चाहिए, और दूसरा जो ये फोर्स्ड होते हैं यानी जो फार्मर से या फिर आम आदमियों से जमीन लेकर जो हमारे प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाती है उनके कॉमर्शियल पर्पज के लिए, उसके खिलाफ में एक सेफगार्ड्स हैं 1894 में। सेफगार्ड्स हैं एक्ट, जो इस एक्ट है 7th शेड्यूल में सेफगार्ड्स हैं कि कोई भी सिविलियन से लैंड खोजकर प्राइवेट कंपनीज को ना दिया जाए और कॉमर्शियल पर्पज के लिए, तो इसके सेफगार्ड्स हैं इसमें 7th शेड्यूल में। अब स्टेट गवर्नमेंट ने जब ये सिंगूर के लिए लैंड एक्वायर किया था तो 7th शेड्यूल के जो सेफगार्ड्स थे उसको भी इग्नोर कर दिया था, और 1000 एकड़ का जो लैंड एक्वायर किया गया था बोला था कि जॉब्स आएंगी, पब्लिक पर्पज के लिए है। फार्मर्स ने कंपनसेशन नहीं ली, वो इसके खिलाफ में कोर्ट में गए और कोर्ट ने अब ये डिसीजन आया। थोड़ा इसका और पीछे जाते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर आया, तो आर्टिकल नंबर 19(1)(f) तब जो राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी तब फंडामेंटल राइट था शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए फंडामेंटल राइट। तब क्या हुआ था, तब आर्टिकल नंबर 31 भी था। आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक पर्पज के लिए जो लैंड एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी और एक लेजिस्लेशन बना के उसको एक्वायर कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने खूब लैंड एक्वायर किया, नाम दिया पब्लिक पर्पज का, और जुडिशरी की भी अप्रोच ढीली ढाली रही।
जुडिशरी ने बोला हाँ हाँ भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, 1978 में आके तो ये एक्ट हटा ही दिया, 1978 में आके तो ये फंडामेंटल राइट हटा ही दिया, फंडामेंटल राइट हटा दिया 44th अमेंडमेंट के तहत। इसकी जगह पे आया अब आर्टिकल नंबर कुछ शायद 301 के आसपास में है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा, सिर्फ लीगल राइट रह गया। वो पर्पस क्या था इसका? पर्पस ये था कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स तो आया नहीं, इनइक्वलिटी आ गई बहुत ज्यादा इससे। लैंड एक्विजिशन, जो सिलेक्टिव लैंड एक्विजिशन की अप्रोच है स्टेट की, और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने खूब सारा लैंड एक्वायर किया पब्लिक पर्पस का नाम देके। बेनिफिट हुआ सिर्फ रिच लोगों को, बेनिफिट रिच लोगों को हुआ, गरीब किसान को सिर्फ नुकसान हुआ। और उसके अलावा क्या हुआ इसमें, देखिए जो पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक पर्पस के मुद्दे पर गवर्नमेंट का साथ ही दिया है। इवन ये केस था, ये एक अनप्रेसिडेंट था, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नया स्टैंड लिया आप कह सकते हैं। उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पब्लिक पर्पस के मुद्दे पर ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट का साथ दिया है। इवन उन्होंने कहा कि ₹1 का भी अगर टोकन कंपनसेशन दिया जाएगा तो भी वो पब्लिक पर्पस के लिए ठीक है। क्या मजाक है भाई, ₹1 से किसका काम चलेगा। और पीक पर पहुंच गया ये सुप्रीम कोर्ट का जो लिबरल अप्रोच थी इवन लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में। डायमंड पार्क के केस में तो पीक पे पहुंच गया। डायमंड पार्क के केस में क्या थी, एक पीसीज और सेगमेंट्स बनाए थे जिससे डायमंड्स प्रोड्यूस होते, कुछ इस तरह का पता नहीं। और उससे क्या होता है, उन्होंने नाम दिया कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और तब जज ने भी एक लिबरल अप्रोच अपनाई और अलाउ कर दिया कि हाँ भाई डायमंड पार्क आप बनाइए। तो इस केस में जो प्रेशर था, यानी सिंदूर के केस में एक प्रेशर था कि पुराने केसेस के खिलाफ जाना पड़ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, इस जजमेंट में उन्होंने जजेस ने लेटर देखे, सारे के सारे लेटर्स देखे जो कैबिनेट ने एक्सचेंज किए थे टाटा कंपनी के साथ में। तो उन्होंने लेटर सारे देखे, खंगाले, उनका कम्युनिकेशन खंगाला, तो उनको पता लगा कि पूरा का पूरा मकसद आपका जो है वो ये है कि इस कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाए। पब्लिक पर्पस बहुत कम है, इसलिए हम इसे निरस्त कर रहे हैं। अब क्या है, दो चीजें यहां से निकल कर आती हैं जजमेंट से। एक तो क्या है, जजेस ने जो कंसर्न किए कि एक तो कंसेंट होनी चाहिए, यानी जिनसे लैंड एक्वायर किया जाए उनसे कंसेंट होनी चाहिए। एक पब्लिक पर्पस को आप क्लैरिफाई करो कि पब्लिक पर्पस एक्चुअली है, होता क्या है। अब ये दोनों के दोनों जो जजेस ने कंसर्न जाहिर किया है, वो नया एक्ट यानी हमारा LARR जो 2013 में नया एक्ट आया था, उसमें तो दोनों इशू है ही हैं। वहां पब्लिक पर्पस को भी थोड़ा अच्छे से रीजनेबली गुड क्लैरिफाई किया गया है, और इवन कंसेंट का क्लास भी वहां पे है, 80% क्लास जो कंसेंट रूरल में, 70% अर्बन में, या फिर उल्टा वाइस वर्सा जो भी है। और देखिए लॉ जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी ना। अच्छा तो ये होता कि कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ एक फ्रेमवर्क होता ताकि आसानी से जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस लॉ को चेंज ना कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी जब से ये LARR 2013 आया है तो देखिए आप सारे के सारी गवर्नमेंट्स इसको चेंज करने में लगी हुई है। बीजेपी गवर्नमेंट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने भी चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था इसलिए वो चेंज कर नहीं पाए। तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में तो इसे ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है, यानी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। इवन तेलंगाना के भी रेडार पर है, वो भी चेंज करने ही वाले हैं इसको। वो कहने वाले हैं कि पब्लिकली एक्वायर कर सकते हैं अगर किसी कंपनी को, यानी पब्लिक पर्पस सिद्ध होता हो तो ये देखिए जो ये सारी जो चीजें हैं जो ये एक्ट को बदलने में लगे हुए हैं, दिस इज द अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द इक्वल ट्रीटमेंट, and they are going to avoid the LARR 2013, and it was reasonably good. The state government think that they are boundless, they can acquire any land, और वो क्या करते हैं, वो लैंड एक्वायर प्रोसेस कर लेते हैं एनी विम्स एंड फैंसीज से, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, जब मर्जी चाहे कर लिया, और फायदा हो या ना हो उससे बाद में चाहे लुटाना पड़ जाए, लुटाते नहीं है फिर वो बाद में। और देखिए बात यही है, बात घूम फिर यही निकल के आती है कि लॉ तो ये अच्छा है, जो LAR 2013 जो लॉ है वो अच्छा है, लेकिन अच्छा तभी है जब इसे गवर्नमेंट फॉलो करेगी। अगर इसे अवॉइड करेगी तो क्या फायदा इसका। और जो सिंगूर की जजमेंट आई है वो भी यही अफर्म करती है कि इसके क्लासेस अच्छे हैं, इसको फॉलो किए जाएं तभी इसका फायदा होगा। अगला जो आर्टिकल हमारा है ये डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, ये भी कोई फायदा नहीं है, नहीं डिस्कस करना। वैसे क्या लगता है आपको कौन जीतेगा अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आएगा? मुझे तो लगता है हार जाएगा। अगला जो है वेस्ट एशिया से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है। यह आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप इनडायरेक्टली यहां तहां यूज कर सकते हो उन पॉइंट्स को। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा शायद इस पे। इसका देखिए ये जो ओबामा की फॉरेन पॉलिसी है उसको एनालाइज करता है ये आर्टिकल में, क्या क्या ओबामा ने अप्रोच अपनाई और कैसा डिफरेंस था। इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट को हम डिस्कस करते हैं शुरू से ही। देखिए 2001 में अमेरिका का वार ऑन टेरर हुआ अफगानिस्तान में, 2003 में उन्होंने इराक पर अटैक कर दिया।
तो ये इन दोनों अटैक से क्या हुआ, मिडिल ईस्ट में एक बहुत ज्यादा अशांति हो गई, यानी वहां के कंट्रीज को अमेरिका से नफरत सी हो गई, वहां के लोगों को अमेरिका से नफरत सी हो गई। फिर 2008 में ओबामा चुन के आए। ओबामा चुन के आए तो उन्होंने एक स्पीच दी, उन्होंने इजिप्ट की कैरो यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी। उन्होंने कहा एक नई शुरुआत है ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, जो मिसट्रस्ट है, नाराजगी आपकी दूर किया जाएगी, इजराइल पैलेस्टीन के इश्यू को सोल्व किया जाएगा, एक नया चैप्टर है। अब उस बात को हो गए 7.5 साल, 7.5 years उस बात को हो गए जब ओबामा ने स्पीच दी थी। तो क्या रेडिकली शिफ्ट हुआ है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जब ओबामा ने स्पीच दी थी? लेकिन कुछ मुद्दों पर क्रिटिक्स और जो सपोर्टर्स हैं वो वाद विवाद कर सकते हैं। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे कि एक तो कुछ कहते हैं कि ईरान के साथ में अमेरिका ने पीस इस्टेब्लिश करी, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ है, और जो ओबामा ने सीरिया में अटैक नहीं किया, यानी रिलेक्टेंट टू अटैक इन द सीरिया। और तीसरा जो है इराक से वापस आ गए, इराक में जो इनकी फोर्सेस थी 2003 में जो हमला स्टार्ट हुआ था, वहां से अपनी फोर्सेस वापस बुला ली। तो क्या ओबामा की जो आइडियोलॉजी है वो पीस की आइडियोलॉजी है? अब इस पूरे आर्टिकल्स में यही डिस्कस करते हैं कि ओबामा की आइडियोलॉजी कैसी रही 7.5 years में। 3 इश्यूज पर हम ये डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इश्यूज पर हम ये डिस्कस करेंगे? एक ईरान इराक के इश्यू पर, सीरिया के इश्यू पे, लीबिया के इश्यू में। अब देखिए ईरान एंड इराक पे, ईरान एंड इराक में जब ओबामा आए थे तो वहां सिचुएशन थी बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि बुश ने राज किया था। देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी ओबामा के सामने, और वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी तो बुश ने की थी। ये बुश ने ये सारे के सारे वार स्टार्ट किए थे, जॉर्ज बुश ने। तो ओबामा जब आए तो उनके पास में क्या था, उनके पास में जब ऐसी सिचुएशन थी कि इराक में वार चल रहा था, ईरान के साथ में रिलेशंस ठंडे पड़े हुए थे, और एक अनरेस्ट था पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। अरब स्प्रिंग आई बाद में, और इवन चाइना राइज कर रहा था, रशिया के साथ में भी टेंशन है। ये सारी प्रॉब्लम्स थी ओबामा के सामने जब ओबामा चुनकर आए। इराक का एग्जांपल ये है कि वार बहुत ज्यादा अनपॉपुलर था यूएस में, इवन पहले से ही अनपॉपुलर था। और बुश ने ये डिक्लेयर किया कि 2013 में, बुश ने ये किया कि 2011 में हम अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेंगे इराक से, और बुला भी ली। यानी ओबामा इस प्लान पर स्टिक रहे, और यूएस वहां से इराक से चला गया। यूएस गया तो आईएस आ गया। तो ये भी आरोप यूएस पे ही लगे कि आपने, जब आप वहां से गए तो आप अधर में छोड़कर चले गए इराक को, यानी वहां का स्टेट कमजोर था, कैपेबल नहीं था कि रिबल फोर्सेस से अपने आप को बचा पाता। तो ये भी एक मिथ है, देख लीजिए। देखिए 2006-7 में एक सिविल वार हुआ था इराक में। इस सिविल वार में 2 सेक्ट्स के खिलाफ में हुआ था, और लाखों लोग इसमें मारे गए थे और डिस्प्लेस हो गए थे। तब तो यूएस फोर्सेस भी वहां थी, वहां पर थी। वो तो इस वार को नहीं रोक पाए थे, सिविल वार को। तो ये क्या गारंटी है कि अगर ओबामा की फोर्सेस वहां पर होती तो वो आईएस को आने से रोक पाती? तो ये तो देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब आगे क्या है, अगर अमेरिका ने जो वार किया, यूएस ने जो वार किया इराक में, ईरान एक रीजनल पावर उभर कर आया वहां पर, रीजनल पावर उभर कर आया। और यूएस ने कहा कि हम सारे ऑप्शंस अपनाएंगे, और जो ईरान को है न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। सारे ऑप्शंस तो नाम के लिए थे, ओनली ऑप्शन उन्होंने अपनाया डिप्लोमेसी। ओबामा ने अपनाई कैरेट एंड स्टिक की डिप्लोमेसी। कैरेट एंड स्टिक की डिप्लोमेसी कैसे? एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने डील साइन नहीं करी तो। देखिए ईरान की इकोनॉमी तो पहले ही ध्वस्त थी, इतने ज्यादा क्राइसिस थे वहां पे, खाने को दाने नहीं, न्यूक्लियर प्लांट बनाने चले हैं, न्यूक्लियर पावर बनने चले हैं। तो अब क्या है, ओबामा ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई, और 2 अपने जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज है उनको भी नाराज कर दिया। 2 इनके एलाइज थे, सबसे पहले कौन से? इजराइल, जो इनके ग्रेटेस्ट एलाय हैं, हर जो मुसीबत में साथ देने वाले, सऊदी अरेबिया। इन 2 एलाय को भी नाराज कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, एक बैलेंस अपनाया, इनको नाराज होने नहीं दिया। बैलेंस कैसे अपनाया? जो इजराइल और पैलेस्टीन का वार चल रहा है, यानी इजराइल पर आरोप लगते हैं कि वो पैलेस्टीन पर बहुत ज्यादा एट्रोसिटी करता है, तो ओबामा ने उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट दे डिडंट इवन क्रिटिसाइज, इवन दे डिडंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट द इजराइल रिगार्डिंग द ऑनगोइंग वार विद द पैलेस्टीन। अब क्या है, उसके बाद में उन्होंने इजराइल को एक 38 बिलियन की एड भी दी, मिलिट्री एड दी 38 बिलियन की। और सऊदी अरेबिया को उन्होंने 60 बिलियन का आर्म्स पैकेज, उनको आर्म्स डील साइन की। और ये तब जबकि वो येमेन में वार लड़ रहे हैं, तो इट इज अगेंस्ट द एथिक्स। सऊदी अरेबिया इज फाइटिंग विद द वार इन द येमेन एंड यू आर गिविंग द आर्म्स पैकेज टू द सऊदी अरेबिया। इस क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं देना चाहिए, लेकिन एक इट्स काइंड ऑफ सपोर्ट टू द सऊदी अरेबिया, उनकी नाराजगी से बचाने के लिए ये डील साइन की गई थी। अब क्या चाहते हैं, देखिए ये इवन उन्होंने यही बैलेंसिंग सीरिया में भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि
क्रिटिक्स कहते हैं कि यूएस ने सीरिया में इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए वहां की सिचुएशन थी वो और ज्यादा डीपन हो गई, क्राइसिस और ज्यादा डीपन हो गए। ये भी कहना गलत होगा। देखिए, ओबामा की पॉलिसी ऐसी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ओबामा की पॉलिसी मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ में, वो मिलिट्री का यूज नहीं करते। ओबामा ने मिलिट्री का यूज किया लीबिया में, और लीबिया में जो अभी कैओस क्रिएट हुआ है, वहां पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके लिए ओबामा ही कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो ओबामा का सीधा सा फंडा क्या है? ओबामा का सीधा सा फंडा ये है कि फोर्स वहां यूज करो जहां मिनिमम रिस्क हो, जहां कुछ खतरा ना हो, वहां यूज करो। कल को कोई मेरा नाम ना लगा सके भाई मैंने फोर्स यूज करी, मैंने यूएस को वार में धकेल दिया। तो मिनिमम रिस्क को वहीं फोर्स का यूज करो। अब सीरिया में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। सीरिया में तो इतने सारे एक्टर वहां पे लड़ रहे हैं, सारे अपने अपने फायदे के लिए वहां पे लड़ रहे हैं। वहां पे ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, सीरिया के रेजिम को रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर वहां जाते तो वहां फंस के रह जाते। इवन रिबल्स भी वहां पे यूनाइटेड नहीं है, यानी अगर कल को वो सीरिया के खिलाफ में वहां की सत्ता को उखाड़ भी फेंकते ओबामा, यानी अपने स्टेट का, यूएस का जो इंटरेस्ट है उसको सिद्ध कर लेते हैं, तो बाद में यही क्वेश्चन उठता कि सत्ता में आएगा कौन, क्योंकि वहां पे रिबल्स भी यूनाइटेड नहीं है, वहां पे भी डिफरेंसेस हैं। तो बाद में फिर से ओबामा का नाम आता कि आपने लीबिया की तरह आपने एक ऐसा देश खड़ा कर दिया है जो जहां पे यूनिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। तो ओबामा की पॉलिसी है क्या? ओबामा की पॉलिसी भाई सीधी सी पॉलिसी है कि सबसे पहले तो वो पीस के लिए काम करते हैं, नहीं तो फिर वो डिप्लोमेसी आजमाते हैं उसके लिए, पीस के लिए। उसके अलावा वो प्रोक्सी वार करते हैं। प्रोक्सी वार करते हैं यानी सीधा वार ना करके वो प्रोक्सी वार करते हैं। यानी सीरिया में देखिए, सीरिया में वो उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीरिया में वो कुछ कर नहीं रहे हैं। सीरिया में वो रिबल्स को पैसा दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट वहां पे वार लड़ रहे हैं, प्रोक्सी वार लड़ रहे हैं। तो ये ओबामा की पॉलिसी थी, पीस, डिप्लोमेसी और प्रोक्सी वार। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है नैम से रिलेटेड है। नैम से रिलेटेड हमारा आर्टिकल क्या कहता है? देखिए थोड़ा कंटेक्स्ट बताता हूं, नैम है क्या। नैम क्या है? देखिए वर्ल्ड वार चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूएस और एक कोल्ड वार चला था यूएस के बीच में और रशिया के बीच में। उसमें जो नई नई कंट्री आजाद हुई थी, इंडिया जैसी कंट्री थी, तो वो कहती थी हमें ना तो यूएस के साथ में जाना है ना रशिया के साथ में जाना है। ऐसी कैटेगरी की बहुत सारी कंट्री थी। इवन ये देख लीजिए आप, अफ्रीका की कंट्रीज थी, इजिप्ट था, इंडिया था, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, ये सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कहती थी ना हमें रशिया के साथ में जाना है, यूएसए के साथ में जाना है, हमें किसी के साथ में अलाइन नहीं होना, हमें नॉन अलाइन रहना है। तो इसी दृष्टि में स्टार्ट हुई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इनका वैसे पर्पज क्या था, इनका कारण क्या था? ये यूं कहते थे देखिए अभी भी तो हम आजाद हुए हैं, हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करना है हमें। इनको वहां से डर लगता था और इनको डर था कि सोवरेनिटी दोबारा से कहीं गुलाम ना हो जाए, दोबारा से कोई कॉलोनी ना बना ले हमें। और दोनों साइड का फायदा भी उठाना चाहते थे। ये कहते थे एक साइड के साथ में यानी यूएस के साथ में चले गए तो रशिया से कुछ फायदा नहीं होगा, तो दोनों साइड से फायदा होगा। ये तो खैर प्रैक्टिकल पॉइंट है, ये बोलने के लिए नहीं था, एक प्रैक्टिकली मन में सोचते थे वो। तो अभी ये नैम इसलिए आया था। तो अभी कंटेक्स्ट क्या? कंटेक्स्ट ये कि अभी पिछले हफ्ते एक वेनेजुएला में फिलहाल इस साल का समिट हुआ नैम का, और वहां पे मोदी नहीं गए, नरेंद्र मोदी नहीं गए। और ये पहले मौका ऐसा था, 1979 एक एक्सेप्शन है जहां चरण सिंह नहीं गए थे नैम का समिट अटेंड करने। तो ये पहला मौका ऐसा था कि 1979 को छोड़कर कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नैम के समिट को अटेंड करने ना गए हों। तो ये एक साफ साफ एक पॉलिटिकल मैसेज था कि हम अब इसको तवज्जो नहीं देने वाले। देखिए अगर आपकी शादी हो, अगर आप अपनी शादी में ना जाओ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी शादी से खुश नहीं है। तो डेफिनेटली यही है। ये नैम तो क्या है, नैम को बनाने में इंडिया ने अहम भूमिका निभाई थी, वहां इंडिया ने अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाई थी। अगर वो इंडिया ही वहां नहीं जाएगा नैम के समिट में तो साफ साफ यही है कि नैम डिक्लाइन कर रहा है। खैर ये तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए था। अब क्या है, डेलिब्रेट है ये सिग्नल, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कोई सिग्निफिकेंस अभी नहीं है नैम की। और मोदी को ये लगता था कि 2 दिन कौन जाएगा इतने दूर दराज वेनेजुएला में, इसलिए हम नहीं गए। रिप्लाई क्या दिया उन्होंने वहां पे? रिप्लाई ये दिया कि जो नैम का समिट है वो हेड्स का समिट नहीं है, देखिए तो सिर्फ बहाना है। अब हमारी सोच क्या है, अब हम सिलेक्टिव अलाइन करेंगे और उन देशों के साथ में जिससे हमें डेवलपमेंट होगी, हमारी डेवलपमेंट होगी और हमें सिक्योरिटी मिलेगी। तो जहां फायदा दिखता हो वहीं अलाइन करेंगे हमें। फिलहाल हम अलाइन कहां कर रहे हैं? फिलहाल हम ज्यादा हमारी अलाइनमेंट है यूएस के साथ में। तो इसके खिलाफ में कई सारे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। कौन कौन से इसके आर्ग्यूमेंट्स आते हैं? देखिए पहला आर्ग्यूमेंट तो साफ साफ है। एक तो ये कहते हैं कि ना तो हेडक्वार्टर है, ना इसका नैम का हेडक्वार्टर है, ना कोई प्रिंसिपल्स हैं, तो इसलिए नैम का फायदा क्या है? देखिए फायदा है, ये तो एक नैरो इंटरप्रिटेशन होगी। आप कहते हो ना हेडक्वार्टर है ना इसका प्रिंसिपल्स हैं। इसका मतलब ये है कि पावर जो ब्लॉक्स थे उसके साथ में आप टोटली आइसोलेट नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए। इसका मतलब ये है कि आप इशू बेस्ड अप्रोच अपनाओगे, यानी जिस इशू पर, जिस आइडियोलॉजी में जिसको आपको मेरिट दिखेगी आप उसी के साथ अलाइन करोगे।
तो इससे आपको एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है। देखिए आप अभी यूएस के साथ में अलाइन कर रहे हो, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। नैम से हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है, लेकिन अभी आप यूएस के साथ में जा रहे हो। ठीक है, यूएस के साथ में पैसा है, यूएस एक ऐसा अमीर दोस्त मान लीजिए आप, जिसकी गाड़ी में आप घूमते हो, आप साइबर हब जाते हो, यूबी सिटी घूमने जाते हो, लेकिन आप उसके साथ में आप अगर अभी उसका फायदा लोगे, कल को यूएस की लड़ाई होगी तो तभी तो आपको उसकी लड़ाई में उसका साथ देना पड़ेगा ना। अगर कल को साउथ चाइना सी में कुछ बात होती है तो मजबूरन इंडिया को भी साथ देना पड़ेगा यूएस का, तो क्या आप अफोर्ड कर लोगे? तो इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी रखें अपनी, थोड़ी बहुत दोस्ती ठीक है, बिल्कुल हमें किसी के साथ में इतना नहीं अलाइन होना चाहिए। ये तो सिर्फ एग्जांपल है, फॉरेन पॉलिसी इतनी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट ये होता है कि इसका कि नैम ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। 1962 में वार हुआ, 71 में वार हुआ, इवन अभी आप देख लीजिए, इवन अभी स्ट्रगल फॉर टेरर चल रहा है। यूएस का वार ऑन टेरर और हमारा स्ट्रगल फॉर टेरर, देख लीजिए आर्टिकल लिखने वाले कितने अच्छे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रगल फॉर टेरर। तो नैम की तो ये फिलोसफी है कि साइड्स ना ले। इंडिया कहना है कि इन वार्स में नैम ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन नैम की तो देखिए फिलोसफी ऐसी है, वो साइड्स नहीं लेगा। इवन इंडिया ने भी कभी साइड्स नहीं ली। इंडिया ने भी कभी देखो यूगोस्लाविया के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्या इंडिया ने उनका साथ दिया उस टाइम पर? नहीं दिया। और जो तीसरा आर्ग्यूमेंट नैम के खिलाफ में आता है, कोई आइडियल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मेंबरशिप इसकी जनरल है, और एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनिज्म, एंटी रेसिज्म, ये तो चीजें अब खत्म हो चुकी है ना। लेकिन है कंसेंसस है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में कंसेंसस है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के खिलाफ में कंसेंसस है। लेकिन अब क्या करें, अब इंडिया ने खुद ने ही जब एक्सप्लोजन कर दिया न्यूक्लियर जो से रिलेटेड 1998 में पोखरान में, तो क्या करें अब? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के खिलाफ तो हम इतने रहे नहीं, अभी हम खुद ही एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ में। इवन जो अब फायदा भी बहुत है। नैम क्या है, नैम अलाउ करता है कि आप किसी भी कंट्री के साथ में अलाइन करें। इवन 1971 में भी हमने रशिया के साथ में ट्रीटी साइन की थी, यूएसएसआर के साथ में उस टाइम पे ट्रीटी साइन की थी, तो नैम ने हमें कुछ नहीं कहा। तो एक डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा नैम में। क्यूबा, यहाँ पे क्यूबा जैसी कंट्री भी है, क्यूबा एक पूर्णतया कम्युनिस्ट कंट्री है, और सिंगापुर भी जैसी कंट्री है, बिल्कुल कैपिटलिस्ट टाइप की कंट्री। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है नैम में। आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद 15 साल पहले थे ना, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए गोल्डन ईयर्स थे। गोल्डन ईयर्स क्यों थे? तब हम इंडिया लीडर था, जो ये पिछड़े देश थे, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इवन डेवलपिंग कंट्रीज जो थे, इनका इंडिया लीडर था। क्यों था लीडर इनका? देखिए गांधी जी ने नॉन वायलेंस से स्ट्रगल लड़ा था ब्रिटिश के खिलाफ में, तो इनके पास ज्यादा मिलिट्री आर्म्स तो थे नहीं। इनको लगा सारी कंट्रीज को कि नॉन वायलेंस एक अच्छा सोर्स है, जब इंडिया आजादी पा सकता है तो हमें भी फायदा होएगा। तो एक इन सब का इंडिया लीडर उभर कर आया। वो बात अलग है। देखिए मैं आपको बताता हूँ 1962 में क्या हुआ। 1962 में इंडिया जब चाइना से वार हार गया था, तो इन सारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी, इनको लगा कि यार इंडिया तो बातें बातें करता है, हमको तो यूं लगा था नॉन वायलेंस से बहुत कुछ हो सकता है, और ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया वार हार गया। तब से इंडिया का जो कद था फॉरेन पॉलिसी में, वो छोटा होना स्टार्ट हो गया, यानी खत्म सा हो गया। खैर ये तो अलग बात है। आर्टिकल्स की तरफ आते हैं। यूएस क्या हुआ? देखिए यूएस नैम का फायदा क्या हुआ। यूएस पहले क्या था, सिर्फ जर्मनी और जापान और जर्मनी को परमानेंट यूएन परमानेंट काउंसिल में शामिल करना चाहता था। नैम ने क्या किया, नैम ने प्रपोजल दिया कि आप देखिए कोई भी जल्दबाजी ना कीजिए, और एक वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स होने चाहिए अगर आप लाना ही चाहते हैं यूएन परमानेंट काउंसिल में। तो ये रुक गया उस टाइम पर, तो ये फायदा भी हुआ था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नैम हमारे 21st सेंचुरी का जो हमारा विजन है उसमें एक रोड़ा है? क्या ये हमारी इंडिविजुअल डीलिंग को रोकता है? कहने का मतलब ये है, क्या अभी देखिए हम यूएस के साथ में डील कर रहे हैं, क्या नैम हमको रोक रहा है यूएस के साथ डील करने में? देखिए रोक तो नहीं रहा है, हम दोनों के साथ में साथ साथ कर सकते हैं डील। और दो तीन जो अच्छी बातें इसकी हैं वो यही हैं। देखिए नैम से हमें क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है। और क्या होता है एंटी टेरर में, अब देखिए अभी पाकिस्तान के खिलाफ में हम उसको आइसोलेट करने में काम कर रहे हैं। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो नैम के कंट्रीज हैं 120 के आसपास देश हैं वो सारे के सारे मान जाएंगे पाकिस्तान को आइसोलेट करने में। हमारी बात सारे के सारे तो नहीं मानेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को, एक नैम के प्लेटफॉर्म को हम इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं एंटी टेरर सेंटीमेंट्स को उभारने में, हाईलाइट करने में। यानी चल हम किसी देश को आइसोलेट नहीं कर सकते, एंटी टेरर सेंटीमेंट्स को तो हाईलाइट कर सकते हैं। ये अच्छी बात हम ये कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा यही है कि हम जो यूएन के परमानेंट काउंसिल है उसको लॉबिंग में, ये बात तो सही है। देखिए नैम की बात आजकल कौन मानता है, लेकिन जितने भी छोटे मोटे ग्रुपिंग है, ये G77 G20 तो नहीं मान लीजिए, अब और भी जितने भी ग्रुपिंग है, इनका थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है।
तो एक लोबिंग काम आती है, तो नैम को आप एक लोबिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नैम जो है एक हमारी हेरिटेज है। अभी देखिए आजाद हुआ, कॉमनवेल्थ में अभी भी है। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जो ब्रिटिश का इंपीरियलिज्म का पार्ट थे। वैसे एक दो कंट्री अलग भी हैं, लेकिन उसी तरह नैम हमारे एक हेरिटेज का पार्ट है। यह हमारे बीते बीते हुए इतिहास का सबूत है, हमारा इतिहास कितना अच्छा था। तो इंडिया की कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जिस भी देश के साथ अगर अलाइन कर रहे हो आप कीजिए, लेकिन नैम को इग्नोर मत कीजिए, इसे चालू रखिए। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल। आज का क्वेश्चन भी आप इसी से ले लीजिए। क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि नैम के साथ में हमें अलाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नैम को छोड़ देना चाहिए, और नैम क्या अभी रेलेवेंट है? यानी जो प्रिंसिपल्स उसके उस टाइम पे थे कोल्ड वॉर में, क्या वो प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट है? तो ये आज का क्वेश्चन है। वैसे इंडियन एक्सप्रेस के आज एक दो आर्टिकल अच्छे हैं, लेकिन टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत है। हम क्या करेंगे, हम संडे को इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे। परसों संडे है तो संडे को एडिटोरियल आता नहीं। जो आजकल में जो इंडियन एक्सप्रेस के एक दो आर्टिकल जो भी अच्छे आ रहे हैं संडे को डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।